इस चैप्टर में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन की। तो एसेट क्लास तो हमें पता है, डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, अलग अलग जो सिमिलर सिक्योरिटीज जो हैं, जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक एसेट क्लास में आती है। तो एक एसेट क्लास की जनरली सिमिलर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप्स रहते हैं। जो एसेट एलोकेशन डिसीजन है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी पोर्टफोलियो का। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कोई भी गेन्स या हायर और लोअर गेन्स रहे या लॉसेस रहे, इट इज बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन डिसीजन। उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से वो चेंजेस आ जाते हैं पोर्टफोलियो में। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि एसेट एलोकेशन कैसे होता है उसको समझना जरूरी है। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड डिसीजन नहीं है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पूरा एक कंपोनेंट है एसेट एलोकेशन। बात करते हैं कि इसमें, अच्छा, एसेट एलोकेशन में हमने देखा अलग अलग एसेट क्लास की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। दो एसेट क्लास भी एक दूसरे के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो डिफाइन करता है दो एसेट क्लास कितना रिलेटेड है एक दूसरे से। बिकॉज अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए पोर्टफोलियो में, मुझे अनसिस्टमैटिक रिस्क रिड्यूस करना है, तो मुझे ऐसे दो एसेट क्लास चाहिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब जो जिनका रिलेशन एक दूसरे से कम हो, और जब मैं डाइवर्सिफिकेशन करूं तो मेरा रिस्क रिड्यूस हो सके। उसका एक पैरामीटर होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। ओके, तो ये कोरिलेशन क्या होता है? ये एक्चुअली आपके जो रिलेशनशिप है, जो एक दो एसेट क्लास एक साथ मूव करिए, दो सिक्योरिटीज एक साथ मूव करिए, उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है। दो वेरिएबल इसमें लिखा है, लेकिन जैसे दो सिक्योरिटीज हैं, वो आपस में एक साथ कैसे बिहेव करती हैं, उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताता है कोरिलेशन। इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसमें दो चीजें हैं -1 और 1 में। एक तो नंबर है, 1 नंबर, और इन बिटवीन आएगा तो पॉइंट में आएगा, जीरो भी जाएगा, सो माइनस में भी आएगा और पॉजिटिव में आएगा। तो देर इज टू थिंग्स, दो चीजें कंसिडर करनी होती है इसमें। एक तो है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दूसरा वो नंबर है कितना। ओके, दो चीजें हैं कोरिलेशन में, कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और दूसरा वो नंबर है कितना। तो सबसे पहले अगर आप +1 देखोगे, तो अगर किसी दो सिक्योरिटीज का कोरिलेशन +1 है, इसका मतलब वो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है उनका। मतलब एक मूव करेगा ऊपर की तरफ तो दूसरा भी अकॉर्डिंगली मूव करता है, ऐसा उसका बिहेवियर रहा है हिस्टोरिकली, कि वो ऐसे मूव करेगा। हिस्टोरिकली ऐसे मूव किया है। अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये आपको +1 और -1, ये दोनों एक्सट्रीम है वैल्यूज की। इसके अलावा जनरली जो सेम एसेट क्लास की सिक्योरिटीज होती है, उनका जो कोरिलेशन होता है वो थोड़ा हाई होता है। हाई किसको बोलेंगे? 0.8 0.9 को भी हाई बोलेंगे। 1 के पास पहुंचने वाले नंबर्स 0.8 0.9 0.95 0.96, ये तो बहुत हाई हाई कोरिलेशन। जरूरी नहीं है +1 ही हो, +1 होना बहुत ही इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट +1 एंड -1 काइंड ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन 0.85 0.86 0.91 इस तरह का जो है, वो ये बता रहा है। 0.91 क्या बता रहा है कि एक तो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब एक मूव करेगा दूसरा भी मूव करेगा। और ये बता रहा है कि कितना स्ट्रांग वो रिलेशनशिप है। अगर हायर नंबर है तो उतना स्ट्रांग है, अगर वही नंबर 0.05 है, 0.10 है, 0.20 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव तो है, मूव तो एक साथ होते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है। माना वो 10% मूव कर रहा है, वो 2% मूव कर रहा है, अगर कम है, ऐसे ही नेगेटिव साइड में रहता है। तो ये देखना जरूरी है कि दो दो एसेट या दो पर्टिकुलर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज में कैसा रिलेशनशिप है। सिमिलर, तो दो एसेट क्लास, विद इन एसेट क्लास जो सिक्योरिटी होंगे, जनरली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इट्स इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले से डिस्कस किया था, कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिस्क रिड्यूस करने का। क्योंकि मुझे जब रिस्क रिड्यूस करना है एक पैरामीटर का,
तो ये इंपॉर्टेंट है मेरा कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव हो, जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा मेरा डाइवर्सिफिकेशन होगा। ऑल्सो जो कोरिलेशन है वो बदलता रहता है दो सिक्योरिटी में, आज कुछ और है कल कुछ और है, कोरिलेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे। तो ये जरूरी है कि अलग अलग इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स में, सिनेरियोज में उनका कोरिलेशन मेजर हुआ है। आप एक शॉर्ट टर्म का कोरिलेशन देख करके नहीं डिसाइड कर सकते, यू हैव टू लुक एट लॉन्ग टर्म, अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में किस तरह का कोरिलेशन रहा है दो अलग अलग सिक्योरिटीज का। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस की। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज है, जो लॉजिकल है और ऑर्डरली है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और कंसिस्टेंट है, आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। इससे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाने का प्रैक्टिस है। ओके, तो इसमें अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है पॉलिसी स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाना, जिसमें एक्चुअली ये काइंड ऑफ अ रोड मैप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक रोड मैप है कि जिसमें क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट वगैरह चेक होता है, या कोई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, कोई कंस्ट्रेंट्स है क्लाइंट के, वो सारे चेक होते हैं। दूसरा स्टेप है आपका समझना कि करंट फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, जिसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना बेस्ड ऑन स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप टू में आपने इन्वेस्टमेंट्स एनालाइज की, स्टेप वन में आपने जो इन्वेस्टर है उसका एनालिसिस किया, तो स्टेप थ्री में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना बेस्ड ऑन स्टेप टू एंड स्टेप वन। और फोर्थ स्टेप है, पोर्टफोलियो बन गया है स्टेप थ्री में, अब उसे आपको मेजर करना है, इवैल्यूएट करना है कि उसमें कितना डेविएशन है, जैसा आपने सोचा था वैसे ही चल रहा है या उसमें कोई डेविएशन है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये की स्टेप है, एज आई सेड इट्स काइंड ऑफ अ रोड मैप, ये बताता है, गाइड करता है पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एंटायरली। तो ये क्या क्या स्पेसिफाई करता है, या आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल्स है, कंस्ट्रेंट्स है, प्रेफरेंसेस है, रिस्क है, वो सारी चीजें स्पेसिफाई करता है। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट की ये सारी चीजें बदलती भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बन गया तो अब उसी के हिसाब से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा। सो जरूरी है समझना कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पीरियोडिकली चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से आईपीएस भी चेंज होना चाहिए। सो इसके हिसाब से जब एक बार एनालिसिस होता है तो आपका स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, ये बताता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे हम, दैट इज नीड फॉर आईपीएस, विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इस आईपीएस में, विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट विच इज क्या नीड, जरूरत क्या है आईपीएस की। अब इसके चार पर्पसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट आईपीएस की जरूरत के। एक तो ये हेल्प करता है प्लानिंग में, ये इंपॉर्टेंट प्लानिंग टूल है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिसकी वजह से वो बेटर और ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बना पाए। तो ये इन्वेस्टर को इनेबल करता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टमेंट से वो रियलिस्टिक हो, पोर्टफोलियो मैनेजर को इनेबल करता है कि उनका पोर्टफोलियो जो है वो इफेक्टिव हो, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे आपका इवैल्यूएशन बेटर हो, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है अगर कोई इनअप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कोई अनएथिकल बिहेवियर है, बिकॉज आप आईपीएस देखोगे कि इस हिसाब से डिस्कशन हुआ था, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने बीच में ऑलरेडी डिस्कस किए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे अगर जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजर को, क्लाइंट को अपफ्रंट होना पड़ता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या रिस्क कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एकदम कॉशन से बने, ताकि जो इसी के बेसिस पे पूरा इंटायर प्रोसेस होने वाला। क्लाइंट के जनरली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स किस बेसिस पे होते हैं, देयर आर एक्चुअली थ्री काइंड्स ऑफ डिस्कशंस विच जो क्लाइंट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में। उसमें होते हैं रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी। सो इसके डिसीजन कैसे होते हैं, टिपिकली क्लाइंट, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ रिटर्न देखेंगे, बट तीनों चीजें देखनी होती है, रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी। अगर रिस्क ज्यादा है किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे रिटर्न क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कम है, वहां पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो उसके भी रिस्क भी कम होता है। तो एक्चुअली ये दोनों एक साथ मूव करते हैं, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होती है, जितना कम रिस्क लेगा क्लाइंट उतना कम रिटर्न एक्सपेक्ट। इसके अलावा ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, इसका एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना बेटर आपको रिटर्न्स मिल सकता है, जितना कम लिक्विड होगा उतने कम चांसेस है आपको बेटर रिटर्न्स के। आपने अगर आप बॉन्ड्स में देखिए तो उस और या फिर आप किसी ऐसे एसेट क्लास में देखिए जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, राइट, तो उतना उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी इलिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, क्योंकि इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट्स हाउ द रिटर्न्स आर लिटिल डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आपके तीन तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कैपिटल प्रिजर्व करना, दूसरा हो सकता है कि मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, और तीसरा हो सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन में जनरली अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा क्लाइंट का तो उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट चाहिए जिसकी कैपेसिटी हो हाई रिटर्न्स देने की। इसका मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हाई रिस्क कैपेसिटी के भी होंगे, तभी कैपिटल अप्रिसिएशन जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन में जनरली क्लाइंट्स देखेंगे कि जहां पे उनका पैसा थोड़ा सेफ रहे, तो सेफर बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज, इसमें आपको रिस्क भी कम रहेगा। अगर रेगुलर इनकम चाहिए, जनरली जो रिटायर्ड होते हैं उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, तो ऐसे एसेट क्लास में देखेंगे जिसमें आपको रेगुलर इनकम आए, जैसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक से या इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड से या कोई रियल एस्टेट है जहाँ पे रेंट पेमेंट हो रही है। सो ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा स्टेप है तो जनरली डिस्कशन नहीं होता है। ये लिमिटेशन है इन्वेस्टर की, क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसकी लिक्विडिटी नीड्स हो सकती है, उसका पर्टिकुलर टाइम होराइजन हो सकता है, उनका एक यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस हो सकती है जिसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह की कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे आपका हो गया लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। अगर जनरली जैसे यंगर पीपल है तो उनको कम लिक्विडिटी चाहिए होती है, उनका ग्रोथ फेज भी होता है, इनकी इनकम भी बढ़ रही होती है, तो उस टाइम पे उनको लिक्विडिटी की इतनी जरूरत नहीं रहती है। बल्कि वर्सेस अगर ओल्डर पीपल को देखेंगे, उनका इनकम ऑलरेडी है, उनके जो बनी हुई वेल्थ है उससे अब उनको खर्चा करना है, तो उनके पास लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, राइट। अगर ऐसा भी हो सकता है किसी क्लाइंट को हेल्थ या मेडिकल कवर की जरूरत हो रेगुलर बेसिस में, किसी को ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई वेडिंग अटेंड करनी है, या घर में कोई वेडिंग है, या फिर कॉलेज की एजुकेशन पे करनी है किड्स की, कोई और नीड हो सकती है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो इमरजेंसी भी हो सकती है, नियर टर्म गोल भी हो सकता है, और ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ लिक्विड में रखी है, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ले पाए। तो क्या इस तरह का पोर्टफोलियो बन सकता है क्लाइंट के पास? क्या वो लिक्विडिटी उनकी लिमिटेशन है? क्या क्या वो दे सकते हैं वो लिक्विडिटी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए? इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर का भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, जैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में, एंटिटीज में, एसेट क्लास में एक्सपोजर नहीं करना है, और इवन जो स्पेशल या यूनिक केसेस हो सकते हैं क्लाइंट के, जिसमें क्लाइंट बोलेंगे कि जैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ही कंपनी चाहिए मुझे, उस तरह के भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इमोशनली अटैच होते हैं किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी से, तो वो उसको इन्वेस्ट करके रखना चाहते, उसको सेल नहीं करना चाहते, तो उस वक्त भी ये कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। तो दीज आर यूनिक नीड्स आल्सो। अब इन्वेस्टर जो है वो उनके तो बहुत सारे गोल होते हैं, काफी सारे गोल्स होते हैं, तो उस गोल्स को वो स्पेसिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो नियर टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और वो हाई प्रायोरिटी है कि लो प्रायोरिटी गोल है। तो अगर एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होगा जिसमें सारे गोल्स लिस्ट डाउन किए, उसमें प्रायोरिटी आपने डाली, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी है, कितना टाइम पीरियड लगेगा उस गोल को अचीव करके, किस टाइम के बाद मुझे वो गोल चाहिए,
और कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये परफॉर्मा यूज कर सकते हैं टू एनालाइज की जो गोल्स हैं क्लाइंट के वो हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है। जनरली जो नियर जनरली नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स होते हैं और इवन लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल्स भी होते हैं। जैसे जो हाई प्रायोरिटी, जो हाई इमोशनल प्रायोरिटी होगी जिसमें, वो नियर टर्म हाई प्रायोरिटी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ऑलरेडी 12 इयर्स के हैं और 18 में उनको, जब बच्चा 18 इयर्स का होगा तो उनको हायर एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो वो नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल हो गया। जनरली ऐसे गोल्स की इमोशनल प्रायोरिटी होती है। ओके और कुछ ही टाइम पीरियड में उनको वो कवर करना होता है, दैट्स व्हाई नियर टर्म। और ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनके पास लिमिटेड मीन्स है, तो वो इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है। लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल जनरली आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना। लोगों का जनरली लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल होता है, उनके पास समय होता है कि वो रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपके लो प्रायोरिटी गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लग्जरी कार बाय करना या फार्म हाउस बाय करना। तो ऐसे तरह के गोल्स में एग्रेसिव अप्रोच भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। तो 3 तरह की आपने रिक्वायरमेंट्स देखी इन्वेस्टर की, वो है नियर टर्म हाई प्रायोरिटी गोल, लॉन्ग टर्म हाई प्रायोरिटी गोल और लो प्रायोरिटी गोल। अब समझते हैं क्लाइंट की, इन्वेस्टर की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बेस्ट वे और कन्वीनियंट वे तो ये है कि आप पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो ये एक्चुअली हेल्प करता है कि क्लाइंट का जो फाइनेंशियल डेटा है उसको आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं सिस्टमैटिक वे में। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, इसमें रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ एंड इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट्स। नेटवर्थ क्या होगा, जनरली नेटवर्थ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे एसेट्स ले सकते हैं क्लाइंट के, जैसे उनका घर है, गाड़ी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट्स हैं, ज्वेलरी है, वो सारे एसेट्स में जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट्स लगी है, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल एसेट्स है, सबका टोटल किया। उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करी। लाइबिलिटीज क्या हो सकती है, कोई भी लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन है या कार लोन है, होम लोन है, आपका पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, कोई और लाइबिलिटी है जो देनी है नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसको माइनस करेंगे तो नेटवर्थ आएगा। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, दैट इज नेटवर्थ। और जनरली इसको ऑन एन एनुअल बेसिस जरूर कैलकुलेट करना चाहिए टू चेक कि नेटवर्थ बढ़ रही है कि घट रही है और नेटवर्थ है कितनी। तो क्लाइंट को ये समझ में आता है कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। इसके अलावा लिक्विडिटी के लिए एटलीस्ट पीरियोडिकली, एटलीस्ट मंथली बेसिस पे आपको पर्सन इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट रेडी होना चाहिए। कि कभी कभी ऐसा टाइम होता है जो इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से, कभी एक्सपेंसेस ज्यादा होता है इनकम से। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एटलीस्ट ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ एवरेज मंथली बेसिस आप इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इन्वेस्टर। इसके अलावा हम अगर स्टैंडर्ड फाइनेंस देखें और रियल जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें डिफरेंस होता है। उस ब्रिज को गैप करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोग्राफिक एनालिसिस। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, इन्वेस्टर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनके अपने पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने ट्रेड्स होते हैं। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई सारे बायसेस होते हैं, कई सारे कॉग्निटिव एरर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स में रहते हैं। तो इसको रिकॉग्नाइज करना भी इम्पोर्टेंट है कि साइकोग्राफिक एनालिसिस क्या है क्लाइंट की। इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। एक मॉडल जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेलार्ड, बेल एंड केजर, PBNK जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, ये वाला मॉडल इन्वेस्टर पर्सनालिटी को 2 एस्पेक्ट में डिफाइन करता है। पहला एस्पेक्ट है समझना कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे जो इन्वेस्टर है अपने जो टर्म्स है उनके करियर के, वेल्थ के, मनी को कैसे देखते हैं, उसको कैसे अप्रोच करते हैं। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है जिसमें एनालाइज करते हैं कि क्लाइंट जब एक्शन ले रहा है अपने इन्वेस्टमेंट में, उनका मेथड ऑफ एक्शन क्या है। सो मेथड ऑफ एक्शन की अप्रोचेस हो सकते हैं केयरफुल है, देयर इज अ मेथड टू इट,
किसी मेथड के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, और या एनालिटिकल है अप्रोच में। हर इन्वेस्टर हर वक्त कोई ना कोई पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो डिस्प्ले करते हैं। तो कभी नॉर्मली अलग बिहेव करते हैं, कभी स्ट्रेस में अलग बिहेव करते हैं, एंड कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो। अगर हम इसको इस मॉडल को देखेंगे तो एक्सिस बनी हुई है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। तो आपका कॉन्फिडेंट एंड एंग्शियस, अदर वे राउंड, और केयरफुल एंड इम्पेटस। इम्पेटस को आप बोल सकते हो इम्पल्सिव जो होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस जो लेते हैं। ओके, तो एक्सिस में आप डिफाइन करेंगे, इसमें 5 पर्सनालिटी स्टाइल डिफाइन होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली पर्सनालिटी स्टाइल की, सबसे टॉप में। इसमें आपने देखा क्लाइंट इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या है, कॉन्फिडेंट है और ऑल्सो इम्पल्सिव भी है। तो इसमें किस तरह के लोग आएंगे, इसमें ऐसे तरह के लोग आएंगे जो काइंड ऑफ लाइक कि लेट्स गो फॉर इट, ऐसा करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन उनके हिसाब से उनको लगता है कि उनका जो डिसीजन है वो केयरफुली कंसिडर्ड, इतना कॉन्फिडेंस रहता है। ये इस तरह के लोग हैं कि अपने करियर में वो रिस्क ले सकते हैं अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को डील करने के लिए। तो जनरली एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ पीपल होते हैं, उनके अपने आइडियाज होते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, रिस्क लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स होंगे। इस तरह का बिहेवियर रहता है, उनको एडवेंचरर्स बोलते हैं। ओके, उनका नाम एडवेंचरर बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंट भी हैं और इम्पेटस भी है। इम्पेटस मतलब इम्पल्सिव भी। दूसरे तरह के हैं सेलिब्रिटी। और सेलिब्रिटी क्या है, ये इस तरह के लोग हैं जो रहना चाहते हैं जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन, सब नया तरह का कोई एक्शन हो रहा है। जैसे ये जनरली जो होते हैं केयरफुल हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा तो नहीं होता, कॉन्फिडेंस लेवल एंग्शियस ज्यादा होते हैं, कुछ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बहुत हाई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन केयरफुल मेथोडिकल है वो अप्रोच में कभी कभी। ओके, सो ये किस तरह के हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा अगर कोई नई चीज आ रही है मार्केट में तो दे विल डिस्कस दैट, आपके साथ वो डिस्कशन करते हैं कि क्या मैं ये करूँ, क्या मैं वो करूँ, किसी ने ये रिकमेंड किया, क्या मैं ऐसा करूँ। तो इनके जनरली अपने आइडियाज नहीं होते, ये एडवाइजर्स के साथ जाना पसंद करते हैं। सो मे दे आर मोर एंशियस इन नेचर, बहुत ज्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और लेकिन इम्पल्सिव होते हैं नेचर। तीसरे तरह के इंडिविजुअलिस्ट, इसमें भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, लेकिन ये केयरफुल है, मेथोडिकल है और एनालिटिकल है अपनी अप्रोच से। ये जनरली क्या करेंगे, सिट बैक और रिलैक्स करके अपना पूरा एनालिसिस करते हैं। जहां पे सब लोग जा रहे हैं वहां पे जनरली नहीं जाना पसंद करते। आप इनको कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर जैसी बात करते हैं। सो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अच्छा सेंस भी बनाते हैं क्योंकि पूरी एनालिसिस की है, उनका अपना रिसर्च किया हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहते हैं। इस तरह के लोग हैं। फिर है आपका फोर्थ तरह का जिनको हम गार्जियन बोलते हैं। गार्जियन जो है बहुत केयरफुल है। जनरली जो लोग धीरे धीरे ओल्ड होते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, जब वो रिटायरमेंट कंसिडर कर रहे होते हैं वो गार्जियन कैटेगरी में आते हैं। तो अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनका, उनको वॉलेटिलिटी अब नहीं चाहिए होती, ऑलरेडी ग्रोथ फेज में से निकल चुके। तो ये आपके गार्जियन कैटेगरी के होते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसे कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो सब तरह का, जिसमें बैलेंस है, उसको स्ट्रेट एरो इन्वेस्टर बोलते हैं, जिसमें एडवेंचरर, सेलिब्रिटी, इंडिविजुअलिस्ट और गार्जियन सबका बैलेंस है, स्ट्रेट एरो इन्वेस्टर होता है। तो उसमें बैलेंस रहता है सबका। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने कैटेगराइज कर दिया कि गार्जियन है तो वो गार्जियन कैटेगरी में ही रहेंगे, उसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। कभी कभी अगर विनिंग स्ट्रीक में है तो वो गार्जियन एडवेंचरर भी बन जा सकता है। तो चेंज भी होता रहता है बेस्ड ऑन सिनेरियो, चेंज भी हो सकता है। इसके हिसाब से एटलीस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह की साइकोग्राफिक प्रोफाइल और किस तरह के डिस्कशंस करने, किस तरह का पोर्टफोलियो बन सकता है। अब बात करते हैं साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टिंग। लाइफ साइकिल ऑफ इन्वेस्टिंग अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड है। इसमें आपका एक्यूमुलेशन फेज है, कंसोलिडेशन फेज है, स्पेंडिंग फेज है और गिफ्टिंग फेज है। तो हर एक इन्वेस्टर अलग अलग साइकिल से निकलता है बेस्ड ऑन
देयर इनकम, देयर रिस्क एपेटाइट, देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहला आता है एक्यूमुलेशन फेज। ओके, एक्यूमुलेशन फेज में जनरली आपका जो नेटवर्थ होगा वो लायबिलिटीज से कम होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट्स कम डाइवर्सिफाई होंगे। जो गोल्स होंगे जनरली घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इस तरह के गोल्स के डिस्कशन होगा। और सब लंबा टाइम होराइजन है, दे आर यंग एक्यूमुलेशन फेज में, तो इसकी वजह से इनकी इनकम स्ट्रीम ग्रोइंग है, इनकम बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हाई रिटर्न और हाई रिस्क काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाना पसंद करते हैं। देन उसके बाद आता है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन है मिड टू लेट करियर स्टेज। इसमें इनकम जनरली एक्सपेंसेस से बढ़ चुकी होती है, पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो रहा होता है, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट जो है वो स्टिल उस 15 या 20 साल दूर है। तो इस टाइम पे लेकिन सोचना शुरू करते हैं जो कैपिटल बन गई है उसको प्रिजर्व कैसे करना है। सो हाई कैपिटल गेन को बैलेंस करते हैं लो रिस्क एसेट्स। तो इस तरह का इनका बिहेवियर होता है। ये होता है आपका कंसोलिडेशन फेज। फिर आता है आपका स्पेंडिंग फेज। स्पेंडिंग फेज में जनरली आपने ऑलरेडी अपने एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं, तो अब आप अपने जो एसेट्स क्रिएट किए हैं उसकी इनकम से लिविंग एक्सपेंसेस आप कर रहे हो। आपका फोकस क्या रहता है, जो इसमें रहते हैं स्पेंडिंग फेज में, स्टेबिलिटी हो मेरे पोर्टफोलियो की, और प्रेफरेंस होती है जिसमें मेरी इनकम जनरेट होती रहे, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंटल इनकम है। विद इन स्पेंडिंग फेज का टाइम होराइजन 15 से 20 साल का रहता है। और क्योंकि इसमें 15 से 20 साल का टाइम होराइजन है तो कंटिन्यूड ग्रोथ भी चाहिए होती है पोर्टफोलियो में, और इन्फ्लेशन हेज भी चाहिए होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस तो है ही। ये स्पेंडिंग फेज। उसके बाद आता है गिफ्टिंग फेज। गिफ्टिंग फेज में जनरली जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस है उसकी तरफ जो एटीट्यूड बदल जाता है। इसमें क्योंकि एसेट्स आपके इन्वेस्टर के इतने ज्यादा है, स्पेंडिंग से बहुत ज्यादा एसेट्स है, और इस वक्त डिस्कशन ज्यादा होता है कि अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी लेगेसी के लिए क्या कर सकते हैं, किसी सपोर्ट चैरिटेबल कॉज को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारे डिस्कशंस रहते हैं। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है इन्वेस्टिंग की। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं, तो बाउंड्रीज इज काइंड ऑफ फजी। इट मीन्स दैट आप ये नहीं डिफाइन कर सकते 25 से 35 तक की एक्यूमुलेशन फेज है। इट इज चेंजिंग, किसी के लिए वो 32 हो सकता है, किसी के लिए 38 हो सकता है। सो वो डिफाइंड नहीं है। बात करते हैं रिस्क और रिटर्न जो फोरकास्ट करना है अलग अलग एसेट क्लास का क्या है। सो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होती है। पहली तो ये है आइडेंटिफाई करना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर्सनालिटी टाइप क्या है, क्या फेज साइकिल में क्या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जिसकी अभी हमने बात करी। दूसरा दूसरा सेट है उसमें डिस्कशन, उसमें प्रोसेसिंग का, कि फोरकास्ट करना एक्सपेक्टेड रिस्क रिटर्न अपॉर्चुनिटीज क्या है अवेलेबल क्लाइंट के लिए, वो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना क्लाइंट्स को। तो जो भी आपने एनालिसिस किया है पूरे स्टेप्स में, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्लाइंट के लिए अवेलेबल है और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के लिए, उसको लिस्ट डाउन करना क्लाइंट के सामने कि ये सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, उसके रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, उस रिटर्न्स में डेविएशन क्या हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डेविएशन की, वो एनालाइज करना। बेस्ट वे है कि आप हिस्टोरिकल रिस्क और रिटर्न एनालाइज करेंगे, उसके वो अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्कस करने के लिए रिस्क और रिटर्न। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट से एक फ्रेमवर्क तो बनता है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में आपको एक पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें ये जरूरी है समझना कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसकी उसको कंपेयर में किसके साथ करूं, वो कितना ग्रो हुआ है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई। इट्स मोर लाइक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप इक्विटीज का बना है तो मेजरली लार्ज कैप इंडेक्सेस जैसे सेंसेक्स या निफ्टी 50 से कंपेयर किया। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो बना है या उस तरह का मेरा पोर्टफोलियो, बॉन्ड इंडेक्स मैंने कंपेयर किया जो सिमिलर मेच्योरिटी के हैं। तो एनालिसिस करना भी जरूरी है कि जो पोर्टफोलियो बना है उसको बेंचमार्क किसके साथ करना चाहिए। इसके अलावा जो इन्फॉर्म जब डिप्लॉय होता है फंड्स, तो उसमें एसेट एलोकेशन होता है। तो इसमें भी दो तरह का डिस्कशन होता है, एक है इन्वेस्टर
अबाउट द इन्वेस्टर, जो हमने अभी तक डिस्कशन किया पूरा। और दूसरा है रिस्क और रिटर्न अपॉर्चुनिटीज क्या है। इसमें दो तरह के एसेट एलोकेशन आप मेजरली देखेंगे। एक है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, दूसरा है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। नाउ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन क्या है? स्ट्रैटेजिक एलोकेशन इस तरह का रहता है कि लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन रहता है, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए रहता है। और जो एलोकेशन होगा दोनों में ही वो होगा बेस्ड ऑन क्लाइंट के नीड, उसके रिस्क प्रेफरेंसेस क्या है, उनके लिक्विडिटी नीड्स क्या है, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन होगा। तो स्ट्रैटेजिक एलोकेशन कंसिडर करेगा लॉन्ग टर्म क्लाइंट के नीड्स। ओके, इसमें जो एलोकेशन है वो लॉन्ग टर्म में रहेगी। दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म, कि जब क्लाइंट को जब पोर्टफोलियो में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म मिल रही है जिसको ले सकते हैं, उसके लिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, क्योंकि टेम्पररी में मैं अपना पैसा एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में क्या मूव कर सकते हैं, किसके लिए? ताकि जो मार्केट की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। तो दैट इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। सो दो तरह के एसेट एलोकेशन होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजिक जो जनरली सेम रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक जो होता है वो शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों के बीच में, इट्स लाइक टाइम इन द मार्केट एंड टाइमिंग द मार्केट। ओके, टाइम इन द मार्केट इज स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन और टाइमिंग द मार्केट इज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जिसमें आप अटेम्प्ट कर रहे हो टैक्टिकल में कि आप मार्केट्स को बीट कर सको। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी। सो कंटिन्यूअली पोर्टफोलियो मॉनिटर भी होना चाहिए और पीरियोडिकली रीबैलेंस भी होना चाहिए। उसका डिटेल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। और क्लाइंट का जो इनिशियल डिस्कशन था कि रिस्क रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, वो रिटेन होनी चाहिए। उनके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बार बार चेंज होंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी चेंज होंगे, रिस्क प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, उनकी टॉलरेंस चेंज होगी, उसके चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। और जब हम रीबैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो में, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो बेनिफिट तो ये है कि आपका अप टू डेट रहता है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बेटर रहता है रीबैलेंसिंग करना। लेकिन डिसएडवांटेज एक है कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कि जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी मे बी ब्रोकरेज कॉस्ट एक्सेट्रा, और टैक्सेशन कॉस्ट, तो उसको कंसिडर करना भी जरूरी है। ये एक डिसएडवांटेज है जब भी हम रीबैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो का। सो दैट्स अबाउट चैप्टर 9।